नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को वित्त, शहरी विकास, आवास और सांसदीय कार्य अहम विभाग सौंपे गए हैं। शपथ के बाद हरिद्वार पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। मदन कौशिक ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और प्रदेश के विकास को गति देंगे। साथ ही 2027 के महाकुंभ को भव्य और सुख व्यवस्थित बनाने के लिए समय रहते तैयारियों पर जोर दिया गया। कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है। आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय ही मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। जिले से 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है चुनाव इस बार का। 3 ही विधायक हमारे पास जिले में, इसलिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और इस बार लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंत्रिमंडल के खाली 5 पदों को भरते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया है। शपथ ग्रहण के बाद रुड़की पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिला कार्यालय में फूल मालाओं और मिठाई के साथ जश्न का माहौल रहा। इस मौके पर प्रदीप बत्रा ने कहा है कि सम्मान रुड़की की जनता का है और वह विकास कार्यों को नई गति देंगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। शीर्ष नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा। उत्तराखंड की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं, उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूँगा। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़कियों को मिले, वो मंत्री पद मिले, लेकिन वो अब उसको मोड़ कर चुके। आपने मंत्री पद की शपथ ले ली है, कैसा लग रहा है? और रुड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जब समय होता है तभी कार्य होता है, और समय आया है और विकास करने का, आगे बढ़ने का। समझता हूँ कि अभी समय है काम करने का, और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए काम करना है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। और जो रीजेंट्री परिषद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड जो है देश की आध्यात्मिक राजनीति होगा, उस और हम लोगों को आगे बढ़ना है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। हरिद्वार जिले में कितना विकास हो पाएगा? पहले दो कैबिनेट मंत्री हरिद्वार जिले को मिले हैं, आप और रुड़की को। हरिद्वार जिला एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का अपना नाम जो विश्व पटल पर है। बताऊँ कि हरिद्वार एक बहुत में महाकुंभ भी आने वाला है, जो भव्य दिव्य महाकुंभ होगा। हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगेगी हरिद्वार में कुंभ बचाओ, तो उस कार्यों को गति देने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं बताऊँ कि उनकी टीम बनकर एक काम करेंगे। और हरिद्वार का मैं सोचता हूँ कि नाम जैसा था उससे भी और बढ़ चढ़कर हरिद्वार का नाम है। समर्थकों की जो उत्साह है सर, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? समर्थकों का धन्यवाद करता हूँ, जो एनर्जी, जो प्यार, जो आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं बताऊँ उन्हीं की ताकत है जो मुझे ताकत मिलती है काम करने की। और उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा और उनकी और पूरे उत्तराखंड का विकास करूंगा। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने हमारे रुड़की को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और आदरणीय प्रदीप बत्रा जी को केंद्रीय मंत्री बनाकर बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूं। और मुझे विश्वास है कि अब हमारे रुड़की का विकास और उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार के साथ सियासी संदेश भी साफ हो गया है। 5 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भाजपा अब 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर काम कर दिखाई रहा है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने भरोसा जताया है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा है कि जनता विकास के आधार पर वोट करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी 70 में से 55 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। 2022 का चुनाव जैसे हमने जीता, तो 2027 का चुनाव भी वैसे ही हम जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के लोग इस गलतफहमी में थे कि यहाँ पर बारी बारी से सरकारें बदलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता काम पर भरोसा करती है, जनता विकास को देखती है, और जनता लोगों की यानी कि ये देखती है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में
लगातार मोदी जी के और धामी जी के जो विकास की जो मैप है, उस रोड मैप को आगे ले जाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीतेगी और लगभग 70 में से 55 सीटें 50 से 55 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की। उत्तराखंड की धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा को मंत्री बनाए जाने पर हल्द्वानी से लेकर भीमताल तक जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने पार्टी के फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए नारेबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी पत्नी कमलेश खेड़ा भावुक नजर आई और उन्होंने इसे परिवार के लिए गर्व का लक्ष्य बताया। शहर में कई स्थानों पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और खेड़ा मंत्री बनने के क्षेत्र में विकास की उम्मीद भी बढ़ गई है। मेरा कहना है, क्योंकि देखिए यूथ को बना रखा है, युवा ऊर्जावान होते हैं और उनकी ऊर्जा का जो है फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा और सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश में योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम उनके माध्यम से किया जाएगा और यही मेरी आशा। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद अब पुनर्निवास की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज से इस क्षेत्र में विशेष कैंप लगाए गए हैं। करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर बसे 5236 से अधिक परिवारों के लिए 6 अलग-अलग स्थानों पर ये शिविर 31 मार्च तक चलेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। भारी बारिश के बावजूद कैंपों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ लग रहे कैंप में रेलवे स्टेशन हल्द्वानी और अंजुमन इस्लामिक बालिक माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, कहाँ कैंप लग रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा में एक कैंप लग रहा है और साथ में राज्य की कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में, इसी के साथ राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में भी कॉलेज लग रहा है और रेलवे स्टेशन हल्द्वानी के पास भी ये कैंप जो है वो लगने जा रहा है। निर्देश ये थे कि 19 तारीख के बाद से कैंप का आयोजन किया जाना है, तो आज 20 तारीख है, हमने आज से कैंप शुरू कर दिया है। 31 तारीख तक ये कैंप चलेगा और हमने 6 स्थान चिन्हित किए हैं। टोटल जो बताया गया है कि 8 वार्ड अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 तो कम्प्लीटली अफेक्टेड हैं और 3 वार्ड पार्सली अफेक्टेड हैं। तो 6 स्थान को हमने चिन्हित किया है कैंप के लिए, हर वार्ड में एक और जो पार्सली अफेक्टेड हैं वो भी हमारे कैंप जो हमने स्टॉल लगाए हैं उसमें कवर हो रहे हैं। और ये आज से पहले से ही हमने 3-4 दिन पहले से हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने शुरू कर दिया था लोगों के घर घर जाके, और लगभग 4000 से ऊपर फॉर्म हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों को। सर कल जो ईद है उसको लेकर क्या रहेगा, कल भी क्या कैंप? कल ईद है, ईद को हम किसी तरह प्रभावित नहीं करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अगर स्टॉल लगाते हैं तो हम घर घर जाके फॉर्म वितरण करने का काम नहीं करेंगे, और ताकि लोग अपनी ईद अच्छे से मना सकें। और परसों से हम फिर सक्रिय रूप से अपने स्टॉल पे काम करना शुरू कर देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश थे और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो गाइडलाइन थी, जो उन्होंने निर्देश दिए थे, उसके क्रम में आज से यहाँ पे 6 स्थानों पे कैंप शुरू कर दिए गए हैं और वार्ड वाइज इन कैंपों को चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि कुछ अभी वितरण कार्य हमारा बचा हुआ है, तो हमारी 6 टीमों के कुछ सदस्य टीम फॉर्मों के वितरण में भी लगे हुए हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी में जुट चुका है। सचिव पंकज पांडे के अनुसार यात्रा मार्गों की सड़क दुरुस्त किए जा रहे हैं, साथ ही संभावित भूस्खलन वाले 400 से अधिक स्थानों पर विशेष कार्य चलाया जा रहा है। वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर ली गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। पुलों की मरम्मत और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।
देखिए एनएच के लिए भारत सरकार ने लगभग 400 लोकेशन पे हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट होना था, स्लोप स्टेबलाइजेशन होना था। उसमें 300 के आसपास काम सैंक्शन हो गए हैं और मुझे लगता है 100 के आसपास हमने कंप्लीट भी कर लिए। लेकिन पहाड़ में क्योंकि बहुत फ्रेजाइल पहाड़ है गढ़वाल साइड का, तो प्रॉब्लम बनी रहती है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से जियोलॉजिकल जो स्टेबल नहीं होता जो एरिया उसको भी स्लाइड करते रहता है। तो जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जिनका प्रॉब्लम बना रहता है लगातार आ रहे हैं, उनको हम लोग स्लोप स्टेबलाइजेशन में, लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट में, इसमें हम लोग उसके एस्टिमेट बना के सैंक्शन कराते हैं। काफ़ी जैसे मैंने बताया बहुत सारे सैंक्शन हुए, इसमें काम चल रहा है। तो आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। और पर्पज़ यही है कि ये ऑल वेदर रोड है, तो ये किसी भी टाइम में किसी भी मौसम में हर समय यात्रा के लिए उपलब्ध रहे। बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का समय समाप्त हुआ, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग भी बुरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और सीएमओ देहरादून के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रा मार्गों पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आपातकालीन सेवाएं, चिकित्सक टीमों की तैनाती और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। जैसे अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इस संबंध में, जो निर्देश दिए गए थे, जैसे पूर्ववर्ती वर्षों में हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो जो ट्रांजिट कैंप है, जो रोड बस अड्डा है, तो वहाँ पे हमारे एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहती है जो 24 आवर्स रन करती है। और इसके अलावा हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट वहाँ बनाया जाता है, जिसमें कि लगभग हम 10 के आसपास जो है लोगों को रखते हैं, जो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको हेल्थ के हिसाब से वो स्क्रीन करते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन करने के बाद जिसको आवश्यकता होती है कि वो फिट नहीं है वहाँ ऊपर जाने के लिए, यात्रा के लिए, तो उसको बताया भी जाता है, समझाया जाता है। और जो कुछ बीमार लोग मिलते हैं उनको जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट है हमारी, वहाँ पर भेज करके उनका जो उपचार है वो कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो सीरियसली किसी वजह से बीमार है या कुछ ज़्यादा परेशानी है, तो उनको एसपीएस हॉस्पिटल जो है, एक कार्ड जो हमारी वहाँ रहती है एम्बुलेंस, उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। फिर एक दूसरा जो हमारी एमआरपी रहती है वो हरपुर जो बस अड्डा है वहाँ पर रहती है, वहाँ पे भी मेडिकल रिलीफ पोस्ट हमारी रहती है, साथ में स्क्रीनिंग पॉइंट भी रहता है। तो वहाँ भी हम सुबह 8 से 8 बजे तक तो अपना एमआरपी चलाती हैं, स्क्रीनिंग भी हम सुबह 8 से 8 तक करते हैं। इसके अलावा जैसे यात्रियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ता है तो उसको 24 रन करने की व्यवस्था भी रखते हैं। और वहाँ पे अगर कोई यात्री, किसी को अगर इलाज की आवश्यकता होती है अस्पताल की, तो फिर उसको विकास नगर में हम लेकर के आते हैं। ऐसी 2 स्क्रीनिंग पॉइंट प्रशासन के द्वारा, जैसे अगर यात्रियों को रोका जाता है तो कोई से कटा पत्थर होने आएगा उसके लिए में, तो वहाँ भी हम लोगों को स्क्रीन करते हैं। तो जैसे प्रशासन वहाँ पे अगर निर्देश मिलते हैं प्रशासन से कि यहाँ यात्रियों को रोका जा रहा है, तो वहाँ भी हमारी टीम लगती है और हम वहाँ पे भी स्क्रीनिंग उन यात्रियों की करते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे द्वारा रहती है। बाकी हमारे जो एमआरपी है ऋषिकेश खैबरपुर में, क्योंकि राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगती है डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की, तो वो हम लगाते हैं। साथ में जो चारधाम में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली वगैरह में, रुद्रप्रयाग में जो डॉक्टर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगती है, वो भी हमारे तरफ से यहाँ से वो लगाई जाती है, जैसे कि डीजी से डिमांड की जाती है। देहरादून जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में क्यूआरटी टीमों को जिले के सभी गैस एजेंसियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। मैनुअल गैस वितरण की 25,000 एंट्री तुरंत ऑनलाइन अपडेट कराने और एडवांस बुकिंग का पृथक विवरण प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया। अब तक 5 मुकदमे दर्ज, 3 आरोपियों को जेल और 296 सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं। ओटीपी आधारित होम डिलीवरी व्यवस्था से भीड़ कम और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार, व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे।
और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो उसके चलते पहले तो जो पैनिक है, परसेप्शन है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और इसी एंग्जाइटी में जो लोग पहले एजेंसीज में क्यूइंग कर रहे थे और उससे हमारे जो होम डिलीवरी है वो भी डिसरप्ट हो गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए अभी ये इंश्योर कर लिया गया है कि होम डिलीवरी ही होगी और कहीं पर भी व्यक्ति को इन हैंड ओवर द काउंटर डिलीवरी नहीं दी जाएगी किसी भी एजेंसी पर। इसको इंश्योर करवाने के लिए हमारे 30 रेगुलर ऑफिसर्स डेली वहाँ पर नियुक्त रहेंगे, स्टेशन रहेंगे हर एक एजेंसी पर, जो हमें रियल टाइम सिचुएशन से अवगत कराएंगे हमारे कंट्रोल रूम को। और उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स वहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। वहाँ की फोटोग्राफ्स, वहाँ पे जो संचालित गतिविधियाँ हैं और जो क्राउड है, क्राउड का वहाँ पे मोबिलाइज होने का पर्पस क्या है, वो सब अवगत कराया जाएगा। और उसी फीडबैक पर फिर जो हमारी QRTs बनी है SDM, CO और सप्लाई इंस्पेक्टर की, वो वहाँ पर जाकर छापेमारी, रेड्स, इंस्पेक्शन वो किया जा सकता है। इसी क्रम में ऋषिकेश, सदर, विकासनगर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और माल भी जब्त किए गए हैं। और ऐसी एजेंसीज को भी बुक किया गया है जो आदेशों की अवहेलना कर रही थी और स्टॉक्स को टेक ओवर कर लिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उत्तराखंड में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। जहां मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। खासतौर पर चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और बीते 2 दिनों से जारी बारिश के बीच शुक्रवार को लोखंडी, देववन और मुंडाली जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, जो मार्च महीने में कई सालों बाद हुई। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई है। मंगलोर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति फैजान, जो बच्चे का सौतेला पिता था, बच्चे के रोने से परेशान होकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के बाद SSP नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। कोतवाल अमरजीत सिंह नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के चौबटखाल क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला धमसानी गांव का है, जहां 11 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने उस समय हमला कर दिया जब वह अपने घर की बालकनी में पढ़ाई कर रहा था। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे परिजन तुरंत अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीण वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात। और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे। CHC से क्योंकि रेफर होकर आया। बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर था उस समय नहीं थी और बच्चा बिल्कुल अभी भी वैसे स्वस्थ है। लेकिन बच्चे का यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग CT स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो CT स्कैन कराया तो देखा गया कि उसके पीछे सर की हड्डी पे एक फ्रैक्चर है, जो कि अंदर धंस रहा है फ्रैक्चर, जिसके लिए हमें एक न्यूरोसर्जन को भी दिखाना आवश्यक पड़ेगा। हालांकि बच्चे को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे का इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। न्यूरोसर्जन को दिखाने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं करना है तो वापस बच्चे को यहाँ पे रखा जा सकता है या बच्चे को घर भी भेजा जा सकता है दवाइयों पे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक न्यूरोसर्जन के लिए एक बार इसलिए दिखाना चाहते हैं जिससे कभी कोई दिक्कत उसको ना बढ़ जाए उस फ्रैक्चर की वजह से, जो कि दिमाग के अंदर धंस रहा है। बस एक बार उसको दिखा के एक बार वापस आना चाहे तो वो आ सकता है। ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको 9 काल लाए
सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे हैं। देखो वन विभाग यहाँ तो नहीं आई थी, पर वहाँ थी राजपूत आए थे, जब पुलिस वाले थे, वन विभाग वाले थे यहाँ पर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में व्रत के दौरान कट्टू के आटे से बने भोजन को खाने से 11 लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें से 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सभी प्रभावित लोग सुप्रा और सुभाष कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और फूड विभाग की टीमों ने बाजार में छापेमारी कर कट्टू के आटे के सैंपल जरिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज जारी है। तो इन लोगों में जो सिम्टम आई हमारे यहाँ जो प्रेजेंट किया कि इनको चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं और जी घबरा रहा है। तो इन लोगों की वाइटल्स वगैरह लेने के बाद और इन लोग को एडमिट कर लिया गया है और साथ ही साथ इनकी दवाइयाँ चालू कर दी गई है। अक्सर ये देखने में आता है कि कभी कभी जो खाद्य पदार्थ है वो पुराना हो या किसी के साथ कंटामिनेटेड हो, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम होते हैं उस तरह के सिम्टम इनमें आए हैं। मैं फास्ट था कि नवरात्रों का पहला व्रत था। शाम को वही कुट्टू का आटा घर के लिए बना था, वही हम लोगों ने खाया घर में। फैमिली में 2 बहनें हैं, मैंने और मम्मी ने। उसके बाद रात को 1 बजे मेरी मम्मी की और सिस्टर की रात से तबीयत खराब हो गई। रात भर वोमिटिंग हुई है, चक्कर आए और लगातार वोमिटिंग हुई है। सुबह मैं उठा हूँ 7:30 बजे। जैसे ही मैं उठा हूँ, मैंने ज़मीन पे पैर रखा तो मुझे भी चक्कर आना स्टार्ट हो गए और वोमिटिंग लगातार मुझे भी हो गई। तो जब मैं अकेला पहले हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया डॉक्टर्स ने। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में मंडवाली गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी ही बहन को बेरहमी से पीटने और उसका हाथ तोड़ने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार 14 मार्च को वह अपने माता पिता से मिलने आई थी। सभी उसके भाई और भाभी ने उसके साथ मारपीट की। गंभीर चोटें लगने के बावजूद जब वह शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने तहरीर तक नहीं ली। पीड़ित और उसके पिता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने और धमकाने के आरोप लगाए हैं, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। मैं अभी का बता रही था कि मतलब मैं आई थी बुध वाले दिन मम्मी को देखने के लिए। तो मुझे जाना था शनिवार को। फिर मम्मी कहने लगी मेरे कपड़े रखवा दे ऊपर वही रहा मोहन मीनाक्षी। और फिर फोन करके वे अपनी बहन मीरा को बुला ले, जिससे पुलिस डरा उससे। तो मीरा को उसे बुलाते ही साड़ी को, और वे पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उसके आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं। जो वाले कहा वही करा, में हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लिखते। तो जैसा ऊपर हम गए तो क्या करा, एकदम सा पकड़ कर दे दीवार मसीह और हाथ भी उसमें दरवाजे में लोहे के। तो हाथ की तो हो ही रहा था, सामने जो कुछ भी है, सिर में खून निकल रहा था। जब मैं वहां गई थाने में, किसी ने कोई बात नहीं सुनी मेरी बिल्कुल भी। और फिर अगले दिन गए, सिर का करवाने गए थे देहरादून, और उसका मतलब हाथ का। वहां से आए तो रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने इनका पैसे दो, रिपोर्ट लिखवाओ। और बस नु कहने लगे तो इनकी तो कोई गलती नहीं, गलती तो थारी है। ये 14 तारीख का सुबह 8 बजे आती था। 8 बजे लड़की और इसकी माँ दोनों गई, अपना कमरे को साफ कर रही थी, ये पीछे थी। इसने वो आई, वो इसके साथ देखो क्या हो रहा, नुकसान कर दिया, क्या मतलब बैठे आने का। और इसे तो धक्का देकर बाहर कर दी और इसका पकड़ कर सिर। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।